हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर आप सभी को आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक ही जगह पर मिलता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक दूसरा लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर 5, लेक्चर नंबर 5। वी आर एक्चुअली कवरिंग द क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, और जो कि हमने एक पॉलिटी मास्टर क्लासेस स्टार्ट की है, जैसा कि आपको पता ही है सभी को। तो इन पॉलिटी मास्टर क्लासेस की एनसीईआरटी बैच का ही ये 5th लेक्चर रहने वाला है, जो कि हम चैप्टर 5 कवर करेंगे। बट चैप्टर 5 एक्चुअली बहुत लंबा चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट हमें समझना है कि राइट्स क्या होते हैं, राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों चाहिए, ठीक है, कैसे राइट्स मिलते हैं, कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। और उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट में ये समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस फंडामेंटल राइट्स। तो हमें दो पार्ट में इस लेक्चर को कवर करना होगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो प्लीज बी विद मी। तो देखते हैं कि हम पहले देखेंगे कि हमने इससे पहले जो चैप्टर्स कवर किए हैं तो उसमें हमने क्या देखा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कि जो हमने पहले जो चैप्टर कवर किए थे उसमें हमने चैप्टर 3 में देखा था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री, कुछ इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं, ये हमने इससे पिछले चैप्टर 3 में देख लिया था। फिर चैप्टर 4 में हमने देखा था इंस्टीट्यूशंस और क्या प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, किन तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस होना और इंस्टीट्यूशंस बिना जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो हमने वो देखा था इसमें। अच्छा, तो हाउएवर दीज टू एलिमेंट्स अलोन डू नॉट फुल्ली डिफाइन अ डेमोक्रेसी। तो केवल इन दो इंस्टीट्यूशन से एक डेमोक्रेसी जो है वो फुल्ली डिफाइन नहीं होती। अगर आप ये कह सकते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए केवल इलेक्शंस का होना और केवल इंस्टीट्यूशंस का होना और इंस्टीट्यूशंस का प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करना इज नॉट सफिशिएंट। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं कुछ राइट्स। सो दैट मीन्स डेमोक्रेसी कैन बी fulfilled by having elections, by having institutions, and also by having राइट्स। बिकॉज बिना राइट्स के जो है वो एक डेमोक्रेसी अपने एम्बिशंस को फुलफिल कभी नहीं कर सकती है। इसीलिए राइट्स का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर तो अब देखते हैं आगे। तो इस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखो, इस चैप्टर में पहले हमें राइट, पहले समझेंगे हम कुछ 3 एग्जांपल से। एक सऊदी अरेबिया का एग्जांपल है, एक कोसोवो का एग्जांपल है, और एक ग्वाटानामो बे का एक इंसिडेंट हुआ था। यूएस आर्मी ने वहां पे क्यूबा में एक इंसिडेंट किया था, प्रिजनर्स को बंद कर दिया था, वो एक इंसिडेंट। हम कुछ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स की हेल्प से ये समझेंगे कि आपको इमेजिन करना है फिर उन एग्जांपल से कि आप अगर उस सिचुएशन में रहे होते तो कैसा लगता। तो पहले हम समझेंगे कि लाइफ कैसी हो सकती है बिना राइट्स के। अगर राइट्स आपके पास ना हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, तो हम पहले ये समझेंगे। उसके बाद हम डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है, राइट्स की क्या डेफिनेशन होती है, और नेसेसिटी क्या है राइट्स की, क्यों लोगों को डेमोक्रेसी में राइट्स चाहिए, क्यों राइट्स को देना जो है वहां की गवर्नमेंट का ये जरूरी काम है। ठीक है, फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, एक बहुत डिटेल डिस्कशन है, पार्ट 2 में किया गया है वो डिटेल डिस्कशन जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। फिर हम ये देखेंगे कौन सा मैकेनिज्म है खाली फंडामेंटल राइट्स आप दे दो, ठीक है, टू प्रोवाइड दी फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या हो कि कोई मैकेनिज्म ही ना हो उन्हें गारंटी करने में के लिए। तो अगर कोई गारंटी मैकेनिज्म ही ना हो कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वो राइट्स, अगर वायलेट होते हैं तो ये काम कर सकते हो आप, अगर ऐसी कोई गारंटी ना हो, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म ना हो तो क्या होगा। तो हम समझेंगे कि कैसे उन राइट्स को दिया गया है, तो पहले ही देख लेंगे, बट फिर हम प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स में देखेंगे कि कैसे फिर उन राइट्स को एनफोर्स किया गया है। फिर हम देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट प्लस कुछ लेजिस्लेशंस ने इन राइट्स की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडन अप कर दिया है। कैसे आर्टिकल 21 को इंदिरा साहनी, सॉरी, मेनका गांधी जजमेंट ने कैसे ब्रॉड किया था। ठीक है, कैसे जो है हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए फिर आईआर कोलो केस में भी काफी कुछ कहा गया था, तो हम वो सब देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, ये एक इंट्रोडक्शन है जस्ट इस चैप्टर का।
तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है कि चैप्टर 1 में हम क्या देखने वाले, मतलब क्या हमने देखा, ठीक है। तो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन दो चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने देखा सिटीजंस के पास में कैसे जो है वो द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजंस राइट, कैसे डेमोक्रेसी जो है ये इंश्योर करती है कि लोगों के राइट्स वायलेट ना हो, ठीक है। फिर चैप्टर 2 में हमने ये देखा कि द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट फंडामेंटल राइट्स वर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, ठीक है, हमने साउथ अफ्रीका का भी एग्जांपल लिया और फिर हमने इंडिया का भी एग्जांपल लिया, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की कि लोगों के पास राइट्स हो, पीपल मस्ट बी हैविंग अ सेट ऑफ राइट्स, ठीक है। फिर चैप्टर 3 में हमने कैसे देखा कि राइट टू वोट और कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू एसेंशियल पार्ट्स है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का किसी भी देश में। चैप्टर 4 में हमने देखा कि इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच द जुडिशरी फॉर जस्टिस। अगर आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो इन राइट्स को दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए। हमने ये चैप्टर 4 में देखा, ठीक है। अब जो है हम पहले देखते हैं कि राइट्स का डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स इन डेमोक्रेसी। तो देखो, डेमोक्रेटिक राइट्स एक्ट्स एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स। देखो समझते हैं, इसको हम ऐसे समझेंगे कि पहले देखो राइट्स हैं क्या। हम अभी पूरी डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं राइट्स की, हम जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है राइट्स। देखो, एक तरफ डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो राइट्स क्या काम करते हैं, राइट्स किसको दिए जाते हैं, राइट्स आर गिवन टू द पीपल। राइट्स किसके लिए बनाए जाते हैं, लोगों के लिए। दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट्स एज नेगेटिव राइट्स क्या करते हैं, ये लोगों को दिए गए हैं एज अ नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनकी पावर के ऊपर ये नेगेटिव राइट्स एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि भैया लोगों को ये राइट्स मिले गए हैं, आप इनको वायलेट नहीं कर सकते। आ गई बात समझ, कि ये एक रेस्ट्रिक्शन है ऑन द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स, कि भाई आप इनको वायलेट नहीं करोगे कुछ भी हो जाए। तो अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ, लोगों का। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव भी एक पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन है ऑन द इलेक्टेड लीडर्स कि आपको ये काम करना होगा। जैसे आपको लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपको कुछ ऐसे लॉज लाने होंगे। ये क्या है, पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन है इन इलेक्टेड लीडर्स की पावर्स के ऊपर। तो राइट्स क्या होते हैं, राइट्स जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो इलेक्टेड लीडर्स की पावर्स को लिमिट करते हैं। दिए किसको जाते हैं, लोगों को, बट दे इन टर्न अफेक्ट या लिमिट द पावर ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स। ओके, तो अभी हम दोबारा वही देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि डेमोक्रेटिक राइट्स एक्ट्स एज एक्ट्स एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स। मैंने जो जैसा अभी बताया कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, वो अपनी पावर्स को गलत तरीके से ना इस्तेमाल कर ले, वो अपनी पावर्स को आर्बिट्रेरी मैनर में ना इस्तेमाल करे, तो उनकी पावर पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं राइट्स ऑफ द सिटीजंस। इसलिए डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इवन प्रॉपरली इलेक्टेड लीडर्स वर्किंग थ्रू इंस्टीट्यूशंस मस्ट रेस्पेक्ट सर्टेन लिमिट्स। भाई इलेक्टेड लीडर्स के ऊपर कुछ तो लिमिट्स होनी चाहिए ना,
नहीं तो वो कल को बोल देंगे हम तो इलेक्ट हो गए, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे की तरह हम तो अब इलेक्ट हो गए, अब जो मर्जी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक बार इलेक्ट हो गए हो बट फिर भी आपके पावर पे लिमिटेशंस होनी चाहिए। क्या आज मोदी जी की पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है? डेफिनेटली है। क्या आज जो है वो बड़े से बड़े लीडर की पावर के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं है? until and unless that is not democracy। जब तक वो डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या डेमोक्रेसी में कौन सा ऐसा लीडर है जिसकी पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? कोई ऐसा नहीं है। सिटीजन्स राइट्स हेल्प डिफाइन एंड इन्फोर्स दीज लिमिट्स। कहीं तो जैसे मैंने बताया कि कुछ लिमिट्स होनी चाहिए इलेक्टेड लीडर्स के ऊपर, तो ये लिमिट्स कहीं ना कहीं कोडिफाइड होनी चाहिए ना। इट शुड बी कोडिफाइड, मतलब कहीं तो ये प्रॉपरली लिखी हुई होनी चाहिए ना। नहीं तो कुछ लीडर बोलेंगे ये राइट है, कुछ बोलेंगे ये राइट नहीं है। तो जो कोडिफिकेशन, मैं ये मानता हूं कि दोज कोडिफाइड लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल्स, so those codified limits is called as rights। और अगर इन्हीं कोडिफाइड लिमिट्स को, इन्हीं कोडिफाइड राइट्स को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो तो वो हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में लिखे हुए हैं वही हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। एंड 32 itself इज अ फंडामेंटल राइट। अरे बस समझ में, रिलेट करो इन चीजों को ना, ऐसे एक चेन बना के रिलेट करने की कोशिश करना इन चीजों को सभी को, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे ग्वाटानामो बे प्रिजन था, या एक्चुअली ना जैसे ये यूएस है तो यूएस के पास में ही एक क्यूबा नाम की जगह है, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था फिडेल कास्ट्रो के अंडर, तो ये वही जगह है, ठीक है। तो यहाँ क्या था, एक छोटा सा आइलैंड है, स्मॉल वेरी स्मॉल आइलैंड, जिसका नाम है ग्वाटानामो बे, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था कि यूएस में एक्चुअली, आपको पता है नहीं, 26/11 तो खैर इंडिया में हुआ था। तो यूएस में जो है 9/11 हुआ था, ठीक है। तो वहां पर डब्ल्यूटीसी पेंटागन पे अटैक हुआ था, ठीक है। तो जो अटैक हुआ था उस टाइम पर यूएस ने एक वॉर ऑन टेरर स्टार्ट कर दिया था। वॉर ऑन टेरर में ये था कि जहां जहां जो भी लोकेटेड साइट्स हैं या जहां पर भी इनको संदेशा है कि भाई यहां से जो है ये अटैक हुआ था या टेररिज्म के खिलाफ इन्होंने एक वॉर स्टार्ट कर दी थी। उसके अंडर इन्होंने क्या किया कि इन दिस प्रिजन, दिस वाज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय यूएस नेवी बट वाज लोकेटेड इन क्यूबा। तो यहाँ पर 600 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से, और ये माना गया कि दो 600 पीपल वर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11 अटैक। इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनके बेसिक राइट्स सारे वायलेट हुए, ना तो उनके घर पे बताया गया, ना मीडिया को इन्फॉर्म किया गया, ना ही जो है यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां जा करके देखने दिया गया किसी सिचुएशन को, ना उन्हें कोर्ट में अप्रोच करने का कोई राइट था, कोई राइट नहीं दिया गया उन्हें, ठीक है। उनको बहुत बहुत गलत किया गया उनके साथ में, ठीक है। कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो मतलब एक एक नेचुरल जस्टिस का भी एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि भाई ट्रायल तो देनी जरूरी है, ठीक है, वो भी नहीं दी गई, ठीक है। तो इनको कुछ नहीं, इंट्रोगेटेड एंड डिटेन्ड प्रिजनर्स इनडेफिनेटली विदाउट लीगल प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। जब तक यूएस की नेवी की मर्जी रही, ठीक है, जब तक यूएस की आर्मी की मर्जी रही तब तक इनको जो है वो डिटेन रखा गया, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पे काम करती है, ठीक है, कि वायलेट ना हो वर्ल्ड में कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स, उसके लिए काम करती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है। और
मतलब इन्वेस्टिगेट किया कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इन्होंने ये बात फाइनली बताया कि द प्रिजनर्स वर एक्चुअली टॉर्चर्ड इन वायलेशन ऑफ द यूएस लॉज। यूएस की आर्मी ने अपने ही लॉज को वायलेट करके वहां पे जो लोग थे उनके उनके अगेंस्ट जो है एट्रोसिटीज कमिट की, ठीक है, अपने ही लॉ को वायलेट किया यूएस की आर्मी ने, ठीक है। सो दे वर डिनाइड द बेसिक राइट्स ग्रांटेड टू इवन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। एक्चुअली प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं कि वॉर के टाइम पर जो एक देश की आर्मी दूसरे देश के लोगों को पकड़ लेती है, ठीक है, अपनी टेरिटरी में ले आती है, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा, ये कुछ कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ठीक है, जिनमें मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे ट्रीट किया जाएगा ये भी कुछ नहीं माना गया, ठीक है, उनको लीगल एक्सेस होगा लीगल काउंसिल का, कुछ नहीं माना गया, ठीक है, नथिंग वाज फॉलोड, ठीक है। फिर उसके बाद में यूएन ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट की वहां पे और ये कंफर्म किया कि यस ह्यूमन राइट्स वर वायलेटेड, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। यूएन सेक्रेटरी ने भी ये बताया, फिर रिकमेंड किया कि भाई ग्वाटानामो बे जो है उसको बंद कर देना चाहिए, बहुत दूर है यूएस से, और वहां पर ना मीडिया की अप्रोच है ना कुछ है, कोई नहीं जा सकता है वहां पे। तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने फिर भी मना कर दिया और वहां पर प्रिजनर्स को रखा, ठीक है, और वो ऑपरेशनल रखी, ठीक है, ग्वाटानामो पे। अच्छा, आप सऊदी अरेबिया का एक एग्जांपल देखते हैं, तो सऊदी अरेबिया का क्या एग्जांपल है कि मतलब सऊदी अरेबिया में तो क्या था, सॉरी ग्वाटानामो बे में तो क्या था, जैसे यूएस क्या एक फॉरेन स्टेट वो अलग अलग 600 लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहा था, मतलब एक फॉरेन आर्मी जो है वो बाहर के देश की आर्मी जो है वो लोगों के राइट्स को वायलेट कर रही थी। बट हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया में जो उनकी खुद की गवर्नमेंट है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल, ठीक है, उनकी एक्चुअली खुद की गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। कैसे? द कंट्री, so Saudi Arabia represents a country where the government restricts the rights of its own citizens, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की हुई है वहां के सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर, ठीक है। कंट्री फॉलोज एन एब्सोल्यूट मोनार्की वेयर द किंग होल्ड सुप्रीम पावर। तो वहां पर क्या है, एक मोनार्की है, मोनार्की मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो बाई हेरिडिटरी राइट्स आते हैं, ठीक है, तो उन्होंने खुद ही जो है वो लोगों के राइट्स को वायलेट किया चार सेंस में, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, मीडिया पे रेस्ट्रिक्शंस, रिलीजियस फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शंस और जेंडर के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन, विमेन के साथ हद से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। जैसे पहली चीज पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस, तो क्या है वहां के मोनार्क हेरिडेटरी है, ठीक है, एक किंग जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, जो कि बाई बर्थ आए हैं, ठीक है। तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिटीजन्स के पास में कोई राइट नहीं है अपने रूलर को चेंज करने का, चाहे रूलर कुछ भी करे, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर है किंग के हाथ में एंड द किंग अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। वहां पर जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनके मेंबर्स को भी अपने कन्वीनियंस के लिए इन दोनों बॉडीज को बनाया गया है, इवन जुडिशरी को भी अपने कन्वीनियंस के लिए राजा ने बनाया है। बट सब में या तो वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं या उन्हीं के द्वारा राजा के द्वारा जो है वो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका मतलब वो वही काम करेंगे जो राजा के फेवर में है, जो राजा पसंद करते हैं वही काम करेंगे, वो थोड़ी उससे इंडिपेंडेंट जाके काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, he also appoints judges and can overrule any of their decisions। तो जज को भी वही अपॉइंट करते हैं और उनके किसी भी डिसीजन को किसी भी मूवमेंट मानने से मना किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिकल और मीडिया रिस्ट्रिक्शन। तो सिटीजन्स के पास में कोई पॉलिटिकल पार्टी या एसोसिएशन फॉर्म करने की कोई परमिशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपोजिशन अलाउड नहीं है, मीडिया को अलाउड ही नहीं है कि वो वहां के जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके अगेंस्ट एक शब्द भी कहे, ठीक है। रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन की हम बात करेंगे तो देखो दो स्फीयर होते हैं, मतलब एक होता है पब्लिक और एक प्राइवेट। तो सऊदी अरेबिया में ये है कि आप जब तक पब्लिक स्फीयर में हो तब तक आप जो है वो केवल मुस्लिम लॉज को फॉलो करोगे, प्राइवेट स्फीयर में कोई भी लॉज को फॉलो करो, नो रिस्ट्रिक्शन। बट अगर आप पब्लिक लाइफ में एंटर कर रहे हो, बाहर अपने घर के एंटर कर रहे हो, तो पब्लिक लाइफ में यू विल हैव टू फॉलो दी मुस्लिम लॉज, ठीक है।
अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन राइट्स, तो वुमेन को सीवियरली रिप्रेस किया गया है। मतलब अगर मान लो कोर्ट में आप जा रहे हो और कोर्ट में अगर एक टेस्टिमनी विमेन दे रही है, एक टेस्टिमनी मेन दे रहे हैं, तो मेन की टेस्टिमनी को डबल माना जाएगा विमेन की टेस्टिमनी से। मतलब या फिर ये कह लो कि विमेन की टेस्टिमनी को हाफ माना जाएगा मेन की टेस्टिमनी से। ठीक है, तो ये कितना गलत है बताओ। तो विमेन हैव फ्यूअर राइट्स इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स। ना तो लीगल प्रोसीडिंग्स में ना मैरिज में, किसी भी जगह पर किसी तरीके से जो है कोई राइट नहीं है विमेन के पास में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कोसोवो के कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक एथनिक मैस्केयर का केस था। ये क्या केस था, एक एथनिक मैस्केयर का। एथनिक मैस्केयर मतलब जैसे लोगों की अपनी अपनी एथनिसिटी होती है। ठीक है, मतलब उनका एक ओरिजिन होता है। ठीक है, जैसे इंडिया एक देश है जहां पर मल्टी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिसिटी है, किसी की आर्यन, किसी की मिक्स, किसी की द्रविडियन, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एथनिसिटी होती है। ठीक है, ऐसे ही एक ये केस है कोसोवो का। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि हम एक बार ना मैप से देखते हैं। 1990s के आसपास में ये यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस था जिसका पार्ट था कोसोवो। दिस वाज एक्चुअली कोसोवो। ठीक है, ये एक्चुअली कोसोवो था और ये इस पूरे का पार्ट था। दिस वाज होल यूगोस्लाविया। अब हुआ क्या यहाँ पर एक मैस्केर हुआ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कैसे हुआ हम समझेंगे। यूगोस्लाविया में, जैसे अगर आप ये मान के चलो कि हमारे पूरे देश में, इंडिया के अंदर जो हिंदूज हैं वो क्या है, मेजोरिटी में है। बट यही आप अगर पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में क्या है, सिक्स मेजोरिटी में है। बट पंजाब में सिक्स मेजोरिटी में डजंट मीन पूरे देश में सिक्स मेजोरिटी में है। आई बात समझ में, पूरे देश में कौन है मेजोरिटी में, हिंदूज हैं। तो वैसे पूरे देश में सिक्स क्या है, माइनॉरिटी में है, लेकिन पंजाब में क्या है, वो मेजोरिटी में है। ऐसे ही हम समझेंगे कोसोवो जो है वो यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस था। कोसोवो क्या था, यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस था। तो कोसोवो में क्या था कि कोसोवो के अंदर जो मेजोरिटी में थे वो कौन थे, सर्ब्स। ठीक है, बट इन दी सर्ब्स, तो पूरे देश के अंदर जो कौन थे, पूरे यूगोस्लाविया में मेजोरिटी में कौन थे, सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। बट कोसोवो के अंदर क्या केस था, कोसोवो के अंदर जो मेजोरिटी में थे वो कौन थे, अल्बेनियंस। ठीक है, दिस वॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री, इलेक्टेड प्रोविंस। ठीक है, यहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस हुए थे और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद में जो यहाँ का लीडर बना था वो कौन था, स्लोबाडन मिलोसेविक। सो मिलोसेविक वाज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ यूगोस्लाविया। ये क्या था, जो मिलोसेविक था ये एक्चुअली सर्ब था। बट सर्ब भी था और साथ में बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि एक सर्बियन अल्ट्रा नेशनलिस्ट था, कि केवल सर्बियन एथनिसिटी को मानता था, अदरवाइज दूसरे किसी को मानता ही नहीं। ठीक है, हुआ क्या कोसोवो में, तो बैकग्राउंड समझेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का। देखो बैकग्राउंड इसका ये है कि जो मिलोसेविक यहाँ का लीडर बना, ही वाज अ सर्ब नेशनलिस्ट। ठीक है, और ये वहां का रूलर बन गया थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इसकी जो गवर्नमेंट है, दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द एथनिक अल्बेनियंस लिविंग इन कोसोवो। तो पूरे देश में जो कोसोवो जो जगह थी, यहाँ पर अल्बेनियंस थे। ये केवल कोसोवो में तो मेजोरिटी में थे, बट पूरे देश में अगर हम बात करें तो ये क्या थे, माइनॉरिटी में थे। पूरे देश में जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी या मेजोरिटी एथनिसिटी थी, दैट वाज सर्बियन एथनिसिटी। अब हुआ क्या, द गवर्नमेंट ऑफ मिलोसेविक स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द एथनिक अल्बेनियंस इन कोसोवो, एमिंग फॉर सर्ब्स डोमिनेशन। तो मिलोसेविक प्लस बाकी जो सर्ब्स नेशनलिस्ट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे, वो लोग क्या करने लग गए, दे स्टार्टेड क्लेमिंग कि भाई अब हमारा पूरा जो है राज होना चाहिए देश के ऊपर में। जो अल्बेनियंस है, जो सर्ब्स के साथ रह रहे हैं,
कोसोवो में उनको रहने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, उनको हटाओ, उनको खत्म करो, ठीक है। So many Serbian leaders believed that ethnic minorities like Albanians should either leave or accept Serbian dominance। या तो ये एक्सेप्ट कर लो कि आप जो है वो हमारे डोमिनेंस के अंडर रहोगे, और या फिर देश को छोड़ दो, ठीक है। कितनी ज्यादा गलत बात थी। अब क्या हुआ, एथनिक क्लेंजिंग, मतलब एक पूरी एथनिसिटी को खत्म, जड़ से खत्म कर देने के लिए जब कोई जो है कुछ करता है तो उसको बोलते हैं एथनिक क्लेंजिंग। जैसे हिटलर ने जो है नाजीज के अलावा बाकी जितने भी थे, तो मतलब नाजी में जो सपोर्ट करता था आर्यन को नॉर्डिक आर्यंस है ना, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। अब देखना, ये जो नॉर्डिक आर्यंस को जो सपोर्ट किया करता था हिटलर, तो नॉर्डिक आर्यंस के अलावा जितने वहां पर चाहे जिप्सीज हो गए चाहे ज्यूज हो गए, सबको खत्म करो, एकदम क्लीन करो, एकदम, है ना, कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके। तो वही सेम काइंड ऑफ एथनिक क्लेंजिंग की कोशिश की गई वहां पे कोसोवो में अप्रैल 1999 में। ये बेसिकली क्वेश्चन ना कई बार ये ईयर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये ईयर काफी पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, ठीक है। ईयर के क्वेश्चंस में ये आ सकता है। अच्छा, तो जो सर्बियन आर्मी थी उसने क्या किया, मास किलिंग स्टार्ट कर दी और अल्बेनियंस को खत्म करने के लिए जो है वो एक मिशन स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल है ये, जैसे एक विक्टिम रहे हैं ये 74 ईयर्स के बातिशा होक्सा रहे हैं, ठीक है। ये बातिशा होक्सा जो है वो वाइफ थी किसकी, शी वॉज वाइफ ऑफ इज्जत, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि एक दिन जो सर्बियन ट्रूप्स हैं वो इनके घर के अंदर आई और इनके हस्बैंड इज्जत को छाती में जो है वो गोली मारी, मार दिया, इनको घर से बाहर निकाल दिया और सड़क पे जो है मरने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इतना गलत किया था इन्होंने। सो दिस वाज वन ऑफ मेनी सच ब्रूटल इंसिडेंट्स लीडिंग टू द डिस्प्लेसमेंट एंड किलिंग ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे हजारों अल्बेनियंस को कोसोवो से निकाल निकाल के घरों से गोलियां मार दी, बच्चों को मार दिया, बहुत बुरा किया उनके साथ में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हुआ, ठीक है। तो इंटरवेंशन क्या हुआ कि इस मैसकेयर के बाद में, तो कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ यूगोस्लाविया अंडर मिलोसेविक गवर्नमेंट डिस्पाइट हिम बीइंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। तो ये जो एथनिक मैसकेयर कंडक्ट किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, मिलोसेविक के द्वारा किया गया था। और ये एथनिक मैसकेयर ही बताता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी जो है वो क्या कर सकती है, वो एक इतना बड़ा एथनिक मैसकेयर कर सकती है, ठीक है। तो सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवीन टू स्टॉप द मैसकेयर, बहुत बार कोशिश हुई, ठीक है। मिलोसेविक आगे चल के फिर जो है वो पावर हारा भी एंड वाज पुट ऑन ट्रायल बाय द इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीजे है। तो आईसीजे जो है वो डील करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के साथ में। तो इसमें जो है इसका ट्रायल हुआ, इसको जो है माना गया, ठीक है, इसको सजा भी सुनाई गई। ये कहा गया कि यस ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द क्राइम नॉट अगेंस्ट द अल्बेनियंस बट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बिकॉज सच पीपल आर नॉट जस्ट अ थ्रेट टू particular community against which they are targeting, but they are a threat to whole humanity। पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा है ऐसे लोग, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। अब देखो, हम हमने तीन एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, वी सॉ दीज थ्री एग्जाम्पल्स। एक तो प्रिजनर जो ग्वाटानामो बे में जो बंद किए गए थे उनका देखा एग्जाम्पल, एक जो है सऊदी अरेबिया की विमेन का एग्जाम्पल देखा, एक एथनिक अल्बेनियंस को कैसे जो है कोसोवो में मारा गया हमने ये देखा। और ये तीन सिचुएशंस हमें ये याद दिलाती हैं कि एक डेमोक्रेसी में लोगों के पास कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए। सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल हमें डेमोक्रेसी की जरूरत को दिखाता है, यूएस का एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि कैसे लोगों के पास कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, और कोसोवो का एग्जाम्पल हमें ये दिखाता है कि कैसे राइट्स होने के बाद भी, मतलब डेमोक्रेसी होने के बाद भी, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक प्री कंडीशन ही है राइट्स, तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास भी ऑन पेपर तो राइट रहे ही होंगे, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी होने के बाद भी कैसे लोगों के अगेंस्ट इतने बड़े लेवल पे अट्रॉसिटीज की जा सकती हैं, वो भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के द्वारा। तो ये दिखाता है हमें कि कैसे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो एक डेमोक्रेसी में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ वी वर इन देयर पोजीशन वी वुड वांट सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस। भाई हम अगर उस सिचुएशन में रहे होते तो सऊदी अरेबिया में हमें क्या चाहिए थी, डिग्निटी,
ठीक है, इज्जत, राइट्स, हर तीनों जगह, ग्वांटानामो बे में भी सिक्योरिटी, फेयरनेस, है ना, गलत ना हो ताकि हमारे साथ, हमें ये सब चाहिए था। ठीक है, तो ये हमें जरूरत दिखाता है इस चीजों की। ठीक है, आगे हम देखेंगे फिर कि हमने जो देखा कि नीड फॉर राइट्स, तो नीड फॉर राइट्स को और इलेबोरेट करके देखेंगे तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां सबको फेयरली ट्रीट किया जाए, जस्ट तरीके से ट्रीट किया जाए। ठीक है, और सम बेसिक प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी में। कौन से वो बेसिक प्रिंसिपल्स है कि नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट अ वैलिड रीजन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन। किसी को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना किसी वैलिड रीजन के। ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो स्टेट की पावर का गलत इस्तेमाल हो जाएगा अगर आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो बिना जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिए, या फिर उनको उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए, और या फिर जो है आप किसी भी कारण से अगर आप अरेस्ट कर ले रहे हो अदर देन जेन्युइन रीजंस। ठीक है, every accused person should have the right to defend themselves through a fair trial। आप पुलिस ने अरेस्ट किया, तो जैसे इंडिया के केस में है 24 घंटे से ज्यादा जो है वो पुलिस आपको नहीं रख सकती है। 24 घंटे होते ही एक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल डिसाइड वेदर टू कीप यू इन जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। और मजिस्ट्रेट का यहां क्या इंपॉर्टेंस है, मजिस्ट्रेट इज अ सिंबल ऑफ आर्बिट्रेशन। आपको प्रॉपर लीगल काउंसिल के साथ में एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर बैठे होंगे, जज, वो डिसाइड करेंगे प्रॉपर थ्रू प्रॉपर रीजनिंग, थ्रू प्रॉपर लॉज कि आपके साथ क्या होगा। ये चीज होनी बहुत जरूरी है। राइट्स शुड बी रियल एंड इनफोर्सिएबल। केवल नाम नाम के लिए राइट्स नहीं देने हैं, सही में राइट्स होने चाहिए आपके पास, और इनफोर्सिएबल भी होने चाहिए कि उनके रीइंस्टेटमेंट के लिए आप कोर्ट जा सको। ठीक है, वायलेटर्स ऑफ राइट्स शुड बी पनिश्ड टू मेंटेन जस्टिस। जो लोग राइट्स को वायलेट करें उनको पनिश होना बहुत जरूरी है उनका। ठीक है, हम क्या बात करेंगे, इंश्योरिंग राइट्स फॉर ऑल। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पर सबको राइट्स मिले, एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर पावर, चाहे वो पावरफुल हो या ना हो, चाहे वो वेल्दी हो या ना हो, या चाहे वो सोशली और पॉलिटिकली मेजोरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। फिर राइट शुड बी रीजनेबल एंड एप्लीकेबल टू ऑल। रीजनेबल मतलब जो हमारे रीजन, जो भगवान ने हमें रीजन दिया है कि ह्यूमन बींग्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो हमारे रीजन को स्टैंड करने चाहिए वो राइट्स। राइट्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ होल सोसाइटी, नॉट जस्ट फ्यू इंडिविजुअल। तो ऐसे होने चाहिए, और साथ में फेयर एंड जस्ट सोसाइटी को बनाए वो राइट्स। ठीक है, तो राइट्स ऐसे होने चाहिए। हम यहाँ बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ राइट्स की। हम देखेंगे कि राइट्स एक्चुअली होते क्या है। देखो, इससे पहले ना हम कुछ चीज समझेंगे। देखो, राइट्स हमने यहाँ पहले समझा कि राइट्स क्या है, थोड़ा सा और समझते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ भी अगर मैं आपको ऐसी बात बोल रहा हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये राइट है या नहीं है, तो जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ कि एक क्लीन वाटर, दिल्ली के टैप खोल के देखो, काला रंग का पानी आता है, गटर की स्मेल आती है। ठीक है, रोड्स में अभी कल ही आई वाज ट्रैवलिंग इन इवनिंग, और बहुत अच्छा हाईवे था, आई वाज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइक अराउंड 60। ठीक है, इतना बड़ा एक अचानक से पॉटहोल आ गया कि लाइक वो तो बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात थी कि डिसबैलेंस ही होने वाला था मैं। ठीक है, सो दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, दिस हैपेंस। क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि आई हैव द राइट टू ड्राइव फ्रीली ऑन रोड विदाउट इवन वरीइंग अबाउट द पॉट होल्स दैट आर थ्रेट टू माई लाइफ? मैं ये क्लेम कर सकता हूँ ना? जब रेड लाइट पे मैं खड़ा हूं और मेरी लाइट ग्रीन हो जाए, तो क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता कि इस टाइम पर केवल मैं जाऊंगा या मेरे साइड से आने वाले लोग केवल जाएंगे? क्या मेरे पास राइट नहीं है कि पानी मुझे क्लीन मिल सके? तो
ये कुछ राइट्स हैं जो कि मैं या आप या कोई भी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। किसके अगेंस्ट? या तो आप किससे क्लेम करोगे, या तो आप गवर्नमेंट से क्लेम करोगे राइट्स। किससे क्लेम करोगे? गवर्नमेंट से, कि दो हमें क्लीन वाटर, दो हमें क्लीन एयर। कुछ पता नहीं वो रिपोर्ट सही है कि गलत है। इट इज बेटर टू लाइक स्मोक अ सिगरेट in Bangalore than to just simply breathe in the air of Delhi. I don't know whether that's right or not, but yes, I have read such reports. तो अब देखो, क्या मैं ये क्लेम नहीं कर सकता गवर्नमेंट से कि मुझे क्लीन एयर दो? कांट आई क्लेम दिस? कर सकता हूं। क्या मैं सोसाइटी से ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे साथ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो? क्या मैं सोसाइटी से ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे भी एज अ इक्वल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो, as it is happening in our country and was happening in our country because of some caste, color, religion, race, इन सभी की वजह से? क्या मैं ये क्लेम नहीं कर सकता? कर सकता हूं। किससे किससे क्लेम कर सकता हूं मैं ये? सोसाइटी से। क्या मैं ये दूसरे इंडिविजुअल से क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे कोई मारे ना, मुझे कोई हानि ना पहुंचाए? जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो बाहर खड़े होके कोई स्पीकर ना बजाए, बाहर खड़े होके कोई अपनी व्हीकल की तेज आवाज ना करे। कांट आई क्लेम दीज राइट्स फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स? यस आई कैन। सो राइट्स इन बेसिक टर्मिनोलॉजी आर सम क्लेम्स. What are rights? Rights are some sort of claims that an individual can claim over either the government, either the society or other individuals. वो कहते हैं ना, आपके पास तलवार चलाने का राइट तो पूरा है, बट आपकी तलवार चलाने का राइट वहां खत्म हो जाता है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। आप मेरे ऊपर तलवार नहीं चला सकते, आप तलवार चलाइए, बट आप मेरे ऊपर तलवार नहीं चलाएंगे। तो ये क्या है? मेरे राइट्स हैं जो आपको रोकते हैं मुझे हार्म करने से। ये मेरे राइट हैं जो सरकार को बोलते हैं मुझे ये प्रॉपर फैसिलिटीज देने के लिए। ये मेरे राइट हैं जो आपको बोलते हैं कि सोसाइटी शैल नॉट ट्रीट मी अनइक्वल इन एनी रेस्पेक्ट व्हाटसोएवर बी। आ रही है ना बात समझ में? तो ये कुछ बातें हैं। तो अब आगे देखते हैं दोबारा। तो डेफिनेशन क्या है राइट्स की? कि राइट्स आर क्लेम दैट, ये क्या है? ये क्लेम है, जैसा अभी हमने देखा। दीज आर दी क्लेम्स दैट इंडिविजुअल्स हैव ओवर अदर पीपल, ओवर सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। राइट्स अलाउ करते हैं आपको, आप बिना किसी परवाह के अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सकते। These rights allows you to do so. कंडीशंस फॉर राइट्स। तो राइट्स के लिए कुछ कंडीशंस होती है। एक तो आपको म्यूचुअल रेस्पेक्ट देनी है सबको। राइट्स क्या होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए। दैट स्टैंड्स योर रीजन। रीजन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है? इसको ये भी कहा जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड या फिर कलेक्टिव कलेक्टिव माइंड ऑफ सोसाइटी। ठीक है? तो रीजनेबल होने चाहिए, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी तो राइट है,
जिन चीजों को सोसाइटी कंप्लीटली रिकॉग्नाइज अगर नहीं करेगी तो वो राइट्स नहीं हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिख दिया है और सोसाइटी नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, तो देखो ऐसा है कि फिर ये चीज थोड़ी सी फिर मतलब वो है कि भाई हम इस पे डिबेट कर सकते हैं। तो इस वो वाली फिर डिबेट आ जाएगी कि इज कॉन्स्टिट्यूशन अ सोशल डॉक्यूमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड टू मेक चेंजेस इन सोसाइटी। तो फिर वो वाली डिबेट आ जाएगी इसमें। ये कभी हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स में हम डिबेट करेंगे इस चीज के ऊपर में, ठीक है। तो अभी हम इतना समझते हैं कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है तो वो राइट्स होते हैं जिन राइट्स को हम म्यूचुअल रिकॉग्निशन देते हैं। मैं आपके राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आप मेरे राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक रिकॉग्निशन दे रहा हूं, आप मुझे एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं, वो राइट्स है। आप रीजनेबलनेस को स्टैंड कर रहे हैं, वो राइट्स हैं। जो राइट्स सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर रही है वो राइट्स है। हम बात करेंगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या। तो राइट्स मस्ट नॉट हार्म और हर्ट अदर्स। ना मैं आपको हर्ट करूंगा ना आप मुझे हर्ट करेंगे, यही तो राइट्स है। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे यू कैन नॉट हैव द राइट टू प्ले अ गेम दैट ब्रेक्स अ नेबर्स विंडो। आपके पास राइट है गेम खेलने का, आप खेलो, बट आपके पास ये राइट नहीं है कि आप मेरे विंडो को ब्रेक करेंगे। ऐसे ही सेम एग्जांपल। अच्छा, द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट क्लेम द होल कंट्री फॉर देमसेल्फ। सर्ब्स जो थे यूगोस्लाविया में, जिनका हमने एग्जांपल देखा, तो उनके पास राइट थे रहने के, बट अल्बेनियंस के राइट्स को वायलेट करने का राइट नहीं था। रीजनेबलनेस, claims should be reasonable and equally available to others। रीजनेबल होना चाहिए, आपके रीजन को स्टैंड करना जरूरी है और सबको मिलना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे विमेन के जो राइट है टू वोट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड 200 years ago, बट टुडे डिनाइंग दिस राइट इज अनएक्सेप्टेबल। भाई 200 साल पहले तो ये नहीं सोचते थे लोग कि भाई विमेन को भी राइट्स मिलना चाहिए, बट आज के टाइम पर ये सोचा जाए कि विमेन को राइट ना मिले तो फिर ये माइंड में क्वेश्चन आएगा, भैया ऐसा क्या है तुम ही मैन में जो खाली तुम्हें ही मिलेंगे राइट्स, और ऐसा क्या नहीं है विमेन में जो उन्हें राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इट ऑल्सो चेंजेस विथ फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सोशल रिकॉग्निशन। तो सोशल रिकॉग्निशन वही राइट्स जो कि रिकॉग्नाइज किए जाएं सोसाइटी के द्वारा। तो सोसाइटी डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग थ्रू रूल्स एंड नॉर्म्स। तो सोसाइटी भी ये कई बार डिफाइन करती है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स चेंजेस ओवर टाइम एंड वेरीज अक्रॉस सोसाइटीज। देखो कुछ राइट्स हर सोसाइटी टू सोसाइटी डिफाइन करते हैं, ठीक है, दे डिपेंड करते हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना इज अ नॉर्म, इज वेरी यूजुअल इन वेस्टर्न सोसाइटीज, बट इन सोसाइटीज लाइक एशियन सोसाइटीज लाइक इंडिया इट इज काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। कि भाई उसमें फिर मतलब बहुत सारे जो है वो डायलेमास आते हैं, सोसाइटी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है। एलजीबीटीक्यू की राइट्स भी ऐसी ही हैं कुछ, ठीक है, कि भाई वेस्टर्न सोसाइटीज में तो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज है, ठीक है, बट इंडियन सोसाइटी में जो है उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम अगर बात करें तो लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स की, तो राइट्स के पास में मैंने बताया था ना कि भाई राइट्स कब राइट्स बनेंगे, जब आप राइट्स को कोडिफाई करोगे। जब राइट्स कोडिफाइड होंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉज, ठीक है। अब चाहे वो स्टैचूटरी लॉज हो, अगर स्टैचूटरी हुए पार्लियामेंट बना रही है तो तब तो फिर क्या होगा, तब तो वो बहुत जल्दी जो है वो चेंज हो सकते हैं, तो वो अच्छे नहीं होंगे। बट ज्यादा बेटर या बेस्ट फॉर्म ऑफ राइट्स कौन से हैं, जो गारंटीड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि इनको चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा, तो लॉ राइट्स एक्वायर्स रियल पावर व्हेन रिटन इनटू लॉज, ठीक है। तो विदाउट लीगल रिकॉग्निशन राइट्स रिमेन्स मोरल और नेचुरल क्लेम्स। लॉ जब तक नहीं है तब तक तो ये मोरल है, डिपेंड करेगा, आप दे दोगे दूसरा आएगा नहीं देगा, क्या करोगे फिर, ठीक है। वैसे प्रिजनर्स इन ग्वाटानामो बे हैड अ मोरल राइट बट नॉट राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड, बट दे हैड नो लीगल वे टू इन्फोर्स। अब भाई वहां पर उनके ग्वाटानामो बे पे जो 600 लोगों को जो प्रिजनर बनाया गया था, तो उनके पास में मोरल राइट तो तब भी था कि उनको छोड़ा जाए, उनके साथ ऐसा गलत ट्रीटमेंट ना हो, लेकिन उनके पास उस समय कोई ऐसा लीगल राइट नहीं था, कोडिफाइड लॉ नहीं था जो वो इन्फोर्स करवा सके, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं लीगल राइट्स आर एनफोर्सिएबल। जो लॉ के फॉर्म में जो राइट्स को कोडिफाई कर दिया जाता है वो एनफोर्सिएबल होते हैं, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट और फेलो सिटीजंस वायलेट राइट्स, इंडिविजुअल कैन अप्रोच कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन, और इसी चीज को बोलते हैं एनफोर्स कराना राइट्स को, ठीक है। दिस इज ओनली कॉल्ड एज एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स, ठीक है। तो राइट्स इन डेमोक्रेसी, व्हाट आर राइट्स, तो इसमें देखेंगे कुछ एसेंशियल क्वालिटीज राइट्स की, राइट्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। एक तो राइट्स क्या होने चाहिए, रीजनेबल क्लेम होने चाहिए दैट डू नॉट हार्म अदर्स। तो ऐसे क्लेम्स होने चाहिए, आपका वो क्लेम राइट होगा जो दूसरे को ना हार्म करे। दूसरी बात ये है कि ये रिकॉग्नाइज किया जाए सोसाइटी के द्वारा। और तीसरा, लॉ के द्वारा सैंक्शन हो, मतलब लॉ में भी इसके जो है सैंक्शन होना चाहिए, लॉ में भी ये चीज रिटन होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी। तो देखो हमें क्यों चाहिए राइट्स। तो देखो, एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आप कहते हो कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हो, तो डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस के लिए राइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेजोरिटी रूल, तो एक मेजोरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है किसी भी देश में, तो मेजोरिटी रूल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स की जरूरत होती है। तीसरा है, राइट्स आर गारंटीज अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर। जो एक ग्रुप के पास में ये टेंडेंसी हमेशा होती है कि वो पावर का मिसयूज कर सके, तो राइट्स ये गारंटी करता है कि उस ग्रुप के ऊपर लिमिटेशंस लगी हो ताकि वो अपनी पावर का एक्सेसिव इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। कीपिंग द गवर्नमेंट इन चेक, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स लगाने का काम करते हैं राइट्स, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस के लिए जैसे राइट टू वोट चाहिए, राइट टू बी इलेक्टेड चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज चाहिए। तो ये सब कुछ राइट्स चाहिए हमें कि अगर हम कह सके कि भाई हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेजोरिटी रूल में क्या होता है कि राइट्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज को, कि उनके ऊपर जो मेजोरिटी है वो कभी उनके राइट्स को ऑप्रेस ना कर सके, ठीक है, ताकि मेजोरिटी केवल पावर का मिसयूज ना कर सके। और ये इंश्योर करता है ताकि फेयर एंड इंक्लूसिव सिस्टम रहे, ठीक है। उसके बाद में राइट्स एज गारंटी अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर, तो राइट्स सेफगार्ड करते हैं माइनॉरिटी के भी राइट्स को, ताकि उन राइट्स को मेजोरिटी वायलेट ना कर सके, ठीक है। प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम अनफेयर एक्शन बाई अदर सिटीजन और दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कीपिंग द गवर्नमेंट इन चेक। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कुछ बेसिक ऐसे राइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। पार्ट 1 में इतना ही था। For the continuation of this lecture, you have to please watch the second part of this lecture series. Okay, so lecture 5th का second part, so lecture 6 हो जाएगा वो। Okay, so please do watch it, like, share and subscribe अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो ये lecture। Thank you so much for watching.